नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राजीव टॉक्स में। आज का विषय राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री क्यों बनना चाहिए। आज मैं ये विषय इसलिए लाया, समझ में आ रहा है कि पढ़े लिखे विद्यार्थी रहे, अच्छे बिजनेस की सोच रखने वाले और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले, कैम्ब्रिज से एमफिल की डिग्री लेने वाले व्यक्ति हैं राहुल गांधी जी। और जितनी उनकी उम्र है उतनी उम्र में उससे भी ज्यादा उनके परिवार में प्रधानमंत्री के पद में लोग काम करने वाले। तो पंडित मोतीलाल नेहरू से लेके राजीव गांधी तक 3 प्रधानमंत्री हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ लोग ट्रेनिंग लेने जाते हैं किसी इंस्टीट्यूशन में, तो वहां पर वो ट्यूशन केवल पढ़ के सुनाई जाती है या पढ़ाई जाती है। इन्होंने व्यक्तिगत रूप से उस माहौल में रहे, उस माहौल में उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया और एक ही टेबल पे खाना खाया। वहाँ पे जो डिस्कशन होते थे कंट्री से लेके इंटरनेशनल लेवल तक के, वो सब इनके कान में गूंजते रहे। अब जब इनको पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ा, इनके साथ अत्याचार हुआ, इनके दादी की हत्या हो गई, फिर इनके पिताजी की जब हत्या हुई तो ये स्टीफेंस कॉलेज में थे, वहां से ये फ्लोरिडा भेजे गए और उससे पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में थे। फिर वहां से उनको डिग्री कंप्लीट होने के बाद में फिर इन्होंने कैम्ब्रिज से एमफिल डिग्री की। एमफिल डिग्री करने के बाद इन्होंने लंदन में एक बड़ी कंपनी में एज ए डायरेक्टर इन्होंने काम भी किया, फाइनेंशियल कंपनी में। लेकिन इनको तो भारत वापस आना था। भारत में वापस आके इन्होंने कंपनी लॉन्च की मुंबई में, जो फाइनेंशियल से रिलेटेड थी। और उसके बाद में इनको पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया। 2000 से 2004 में इन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा, तब से ये इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं, जीतते आ रहे हैं। आज की तारीख में ये नेता विपक्ष हैं लोकसभा के, और पूर्व में 2 साल के लिए ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। तो मुख्यतः हमारी जो फोकस है आज इनकी योग्यता, इनका बाय वर्च्यू ऑफ प्राइम मिनिस्टर के घर में जन्म और इनकी अपनी साहसिक, उन तीनों का आज आकलन करेंगे। पारी जो इन्होंने 20 साल की खेली है, और उन आकलन करने से मैं जनता से ये सवाल करूंगा कि वो हमको हमारे कमेंट्स करके बताएं कि इन्हें प्रधानमंत्री क्यों बनना चाहिए। अगर हम गलत हैं तो हमें सुधारें, और जो और सुझाव हैं जो हम मिस कर गए हों या बताने में भूल कर गए हों तो वो बताएं। तो मैं आज शुरू करता हूँ इनका संघर्ष से, कि इन्होंने 2004 से 2024 तक 20 साल तक इन्होंने जो इलेक्शन लड़े, उस दौरान इन्होंने क्या सीखा, क्या पाया और क्या खोया। 2004 में और 2004 से लेके 2014 तक इजी गोइंग था, क्योंकि सरकार इनकी थी, क्योंकि केंद्र में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, माताजी सोनिया जी इनकी चेयरपर्सन थी यूपीए गवर्नमेंट की। वहां तक तो संघर्ष नहीं था, लेकिन अपनी राय देते रहे। अपना इन्होंने कई इवेंट्स में इन्होंने ध्यान दिया, जैसे भट्टा परसोल में इन्होंने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी और मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट से वो बिल पास करवाया कि जो भी जमीन बेची जाएगी वो 4 गुना ज्यादा रेट पे किसानों को दी जाएगी, जो गवर्नमेंट खरीदेगी। जबरदस्ती कब्जा नहीं होगा, उसकी आम राय होगी, और अगर इसके बावजूद भी उसकी जरूरत पड़ती है तो मुआवजा उसको बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ा कदम इन्होंने उसी समय दिखा दिया था कि इनकी सोच में किसानों के लिए ये क्या सोचते हैं, और किसान भी इनसे बहुत खुश थे। फिर 2014 में जब मोदी सरकार आई, मोदी सरकार के आने के बाद जो इनकी दुर्गति शुरू की है एनडीए गवर्नमेंट ने, भाजपा गवर्नमेंट ने और मोदी सरकार ने, इनकी छवि खराब करने की कोशिश की। इतने वेल एजुकेटेड आदमी को इन्होंने हर तरह से अपने फैलाए हुए आरएसएस के जो नुमाइंदे हर चरण में बैठे हुए हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, या चाहे कहीं और भी हो, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, इलेक्शन कमीशन हो, सभी जगह पर इन्होंने अपने आदमी बिठा कर, और सबसे पहले चरण चुंबक मोदी मीडिया, उसने इनका मजाक उड़ाना शुरू किया। लेकिन सोना और खरा होता चला गया, हीरा और मजबूत होता चला गया और चमकता चला गया। आज ये स्थिति है कि सरकार एनडीए गवर्नमेंट की है, माइनॉरिटी गवर्नमेंट की है, लेकिन सिक्का राहुल गांधी जी का चलता है। जाति जनगणना के ऊपर उन्होंने बात की। जाति जनगणना इनको करवानी पड़ी, कम से कम घोषणा करनी पड़ी, जाति की घोषणा करनी पड़ी। इनका ये राहुल गांधी जी ने लोकसभा में जब इन्होंने बोला
कि ये जाति जनगणना यहीं पे पास करवा के दिखाएंगे। तो उसी समय उनके इरादे दिखाई पड़ गए थे और आगे आए हुए 6 महीने के अंदर ही उनको ये घोषणा करनी पड़ी कि हम जाति जनगणना करेंगे। उसके बाद में मणिपुर में देखिए, मणिपुर का क्या है, मणिपुर में 2 साल से वहाँ पे क्राइम चल रहा है, हत्याएं चल रही हैं, लूट चल रही है, 2 ग्रुप में झगड़ा चल रहा है। ये राहुल गांधी जी कम से कम 2 बार जा चुके हैं वहाँ। तीसरी बार उन्होंने वहाँ से भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी वहीं से शुरू की थी। इतने साहसी व्यक्ति हैं कि उन्होंने वहाँ अपनी जान माल का खतरा नहीं देखा। उन्होंने वहाँ से अपनी यात्रा शुरू की। वहाँ उससे पहले उनसे मिलने भी गए लोगों से कि हम मिलेंगे लोगों से। मिले तो उन्होंने सुझाव भी देने की कोशिश की, लेकिन ये घमंडी गवर्नमेंट ने उनका सुना नहीं। बाद में उनके मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। जो वो कह रहे थे, राहुल गांधी ने वही घोषणा कर दी थी कि इनको इस्तीफा देना चाहिए और सुलझाना चाहिए वहाँ की स्थिति। ऐसे ही उन्होंने जब भारत जोड़ो यात्रा की तब चरण चुंबक खुदी मीडिया ने उनका मजाक उड़ाया कि अरे अभी ये कन्याकुमारी से निकले हैं, कर्नाटका में खत्म हो जाएगी, वहां से निकलेंगे तो बस ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र में खत्म हो जाएगी। लेकिन राहुल जी के इरादे बहुत मजबूत थे। 4000 किलोमीटर चलने के बाद उन्होंने कश्मीर में झंडा फहराया और कश्मीर पहुंचते पहुंचते उनके ऊपर आघात करने के लिए सेना की टुकड़ियां भी हटा ली गई। लेकिन शायद भगवान की मर्जी थी कि उस आदमी को जिंदा रखना है और ये जीवित लाल चौक पे पहुंच गए वहां के श्रीनगर के और झंडा फहराया। भीगते हुए बारिश में इन्होंने भाषण भी दिया। तो ये दिखाता है कि इंदिरा जी के पोते हैं जिन्होंने बलिदान दिया देश के लिए। उनके हत्यारों ने उनकी गोलियों से छलनी कर दिया था। ये दिखाता है कि परिवार में मोतीलाल नेहरू इतने बड़े बैरिस्टर थे, उन्हें कोई जरूरत नहीं थी कि जो वो देश के लिए वो अपना त्याग करते। जेल काटा बैरिस्टर थे, चाहते तो आराम से अंग्रेजों के साथ रह सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने चुना देश आजाद होना चाहिए, कुछ न्यू डालनी चाहिए। वही नहीं, अपने पुत्र के साथ यानी पंडित नेहरू के साथ वो जेल में थे। उन्होंने भी 10 साल जेल में काटी। जेल में ही उन्होंने बुक लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। माता इनकी जो दादी थी इंदिरा जी, उन्होंने भी 17 साल प्राइम मिनिस्टर रही। उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और कई उन्होंने जो स्टेट थे इंडिपेंडेंट स्टेट उनको मिलाया। जैसे गोवा को मिलाया 1972 में उन्होंने सिक्किम को मिलाया और नॉर्थ ईस्ट के कितने भी स्टेट्स हैं सबको मिलाया, तो जो बाद में मिले। इस तरह से ये दिखाता है कि ये किस परिवार से आते हैं, किस परिवार की सोच रखते हैं, क्या इनकी विचारधारा है। विचारधारा क्या है, ये 1% भी जातिवाद को नहीं मानते, सबको बराबर से लेके चलते हैं और इनको इकोनॉमिक्स की पूरे ज्ञान है। इनको बलिदान का भी डर है, बलिदान को भी जानते हैं कि हम मारे जा सकते हैं। इसके बावजूद भी समाज में लोगों के लिए, जैसा कि उनका नारा है कि 80% लोग 85% लोगों के लिए हम लड़ेंगे। प्रधानमंत्री बनना उनका उद्देश्य नहीं है, लेकिन उनकी व्यवस्था को चेंज करना ये उनका संकल्प है। और उनका कहना है कि हमारे पास समय नहीं है। किसी ने पूछा कि आप शादी क्यों नहीं कर रहे, उन्होंने कहा मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो एक तरह से कुर्बान कर गए अपने आप। 54 साल की उम्र में अब शादी का आइडिया इनका हमें नहीं लगता है कि अब आगे बढ़ेगा। तो इनकी जो खास बातें हैं, जो एक की पॉइंट्स हैं, कि बहुत ही एजुकेटेड, बहुत ही विचार इनका अच्छा है, लोगों के लिए अच्छा है, गरीबों के लिए अच्छा है, किसानों के लिए अच्छा है, फौजियों के लिए अच्छा है और दूरंदाज जो सबसे आखिरी पंक्ति में आदमी खड़ा है उसके लिए अच्छा है और कुछ करने के लिए इच्छा रखता है। वहीं दूसरी तरफ इनका यही नहीं मालूम है कहाँ से पढ़े हैं, कौन सी डिग्री है, कौन से सब्जेक्ट हैं, जो ना सुनाई पड़ने वाले सब्जेक्ट्स हैं, उनके ऊपर सत्ता हाथ में आ गई, जिन्होंने कभी भी कोई सहयोग नहीं दिया, ना आंदोलन में, ना किसी भी आंदोलन में। और ज्यादा कहने में अच्छा नहीं है क्योंकि लोगों के मन में बुराई आती है कि ये गलत बोल रहे हैं या अच्छा नहीं बोल रहे हैं। लेकिन मैं आज राहुल गांधी के बारे में बात कर रहा था, तो राहुल जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, देश की कमान उनके हाथ में आना चाहिए। कम से कम नहीं तो 18 पार्टियां उनके साथ में खड़ी और 18 पार्टियां ने उनको अपना विपक्ष का नेता माना है। तो जब वो विपक्ष के नेता बन सकते हैं, जो कि कानूनी तौर पर नंबर 2 होता है, शैडो प्राइम मिनिस्टर, तो इन्हें प्राइम मिनिस्टर भी बनना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट्स करें, कमेंट्स करके ये बताएं कि हमने कहाँ गलत बोला, कहाँ हमको और सुधार करना था और ये राहुल गांधी को प्रधानमंत्री क्यों बनना था। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।